हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम बात करेंगे AWS क्लाउड के सीरीज़ नंबर 20 पे। और यहाँ पे हम कुछ और जो हमारे सर्विसेज होते हैं जो कि आपके AWS आर्किटेक्ट के SNS है, SQS है और भी ऐसे जो पब्लिशिंग वाले जो उनके सर्विसेज हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो बैकअप एंड रिकवरी है, तो हमने ये सब नहीं पढ़ा है फ़िलहाल। SNS, SQS और बैकअप वगैरह नहीं पढ़ा है, उसको भी हम समझेंगे। अब ज़्यादा लंबा नहीं हम करेंगे वीडियो को, बस इसी पार्ट पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि दोनों को हम कैसे कर पाएंगे और किस तरीके से ये चलेगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि SNS क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा SNS है, कोई पब्लिशर यहाँ पे दिखा रहा है, पब्लिश कर रहा है कुछ चीज़, SNS का टॉपिक है और ये लैम्डा है, ये और भी कई सारे HTTP प्रोटोकॉल है, ईमेल है, SMS है और किसी तरीके से ये जा रहा है, ठीक है। इसको समझना पड़ेगा हमें अच्छे से कि ये एक्चुअल में ये SNS है क्या चीज़, SQS क्या चीज़ें हैं, इनका प्रैक्टिकली क्या काम है और कैसे ये चलते हैं। अगर मैं बात करूँ SQS वर्सेस SNS की कि क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो अगर मैं थियोरेटिकल इसको मैं अगर आपको समझाऊँ तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन जैसे कि अब मैसेजिंग सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, देखो दोनों क्या है ना, मैसेजिंग सर्विसेज है और बहुत फेमस है ये। जो हमारा सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस है जिसको हम SNS कहते हैं और सिंपल क्यू सर्विसेज होते हैं जिसको हम SQS कहते हैं, ठीक है। सिमिलर वे है दोनों का, एक जैसे ही चलते हैं बट है डिफरेंट, थोड़ा काम करने का तरीका है डिफरेंट, लेकिन काम एक जैसे ही करते हैं, लगता है कि एक जैसे है बट ये होता नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं SNS की, ठीक है। तो जैसे कि AWS की बात करते हैं हम, ये अगर मैं किसी थर्ड पार्टी सर्विस की मैं बात करूं कि सबसे पास का इसका कौन सा सॉफ्टवेयर होगा जिसको मैं ऑन प्रेमिसेस यूज़ कर सकता हूं, ठीक है। तो देखो एक मैसेज ही तो भेजना है, आप एक SMTP सर्वर से भी ये काम कर सकते हैं ना, आपको मेल ही तो भेजना है, ये मेल ही तो है। या जैसे कि इसके अलावा मेल के अलावा क्या होता है, इसमें SMS भी जाते हैं ना, नोटिफिकेशन जाते हैं और HTTP और HTTPS के ऊपर रिक्वेस्ट भी जाते हैं। तो ऐसे कई सारे टूल्स आते हैं थर्ड पार्टी जो आपको ये वाला ऑप्शन आपको दे सकता है। AWS में अगर SNS दे रहा है तो इसके कई सारे काम हैं, एक नहीं बहुत सारे काम है। जैसे सिंपल सा चीज़ है, AWS को लगा हो कि भाई मुझे किसी इंस्टेंस में या कोई उनका कोई सर्विस चल रहा है आपका और वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो नोटिफिकेशन कैसे भेजा जाए। तो उन लोगों ने क्या किया, SNS को इंटीग्रेट कर दिया, बैकेंड में 2-4 सर्वर अपने लगा दिए, जितने भी सर्वर थे वो जो भी सर्विस था वो लगा दिया उन्होंने, और उसको बोल दिया कि आप इसको यूज़ कर लो, इसके थ्रू आप उसको ऑटोमेट कर लो, आपको अलग से SMTP सर्वर या SMS सर्वर्स की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी या थर्ड पार्टी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो हम आपको दे रहे हैं। तो आप समझे कि AWS ने काम आपका कितना आसान कर दिया कि आप जो भी चीज़ है हमारे पास सबका सॉल्यूशन, आप सब चीज़ मतलब कुछ ना कुछ तो आपको हम देंगे और ले सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे SNS की, ये फुल्ली मैनेज्ड है और ये काम कैसे करता है, पब्लिश और सब्सक्राइप, मतलब पब्लिश करेगा कोई मैसेज और उसको कोई सब्सक्राइब करेगा, वो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। पब्लिशर क्या करता है, जो पब्लिश करता है वो क्या करता है, एक मैसेज भेजता है, ठीक है। जैसे कोई टॉपिक है, जैसे कोई विषय है आपका, उस पर कुछ मैसेज भेजेगा। जो यूज़र है या जो कंज्यूमर है या सब्सक्राइबर है उसको पहले से सब्सक्राइब करके रखेगा और उससे वो उसको मैसेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसका टर्मिनोलॉजी है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं कि जो SNS है, इसके कई सारे सेंडिंग मेथड्स हैं, जैसे एप्लीकेशन से एप्लीकेशन या एप्लीकेशन से पर्सन, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे भी नोटिफिकेशन भेजता है ये, ऐसा नहीं है कि ये नहीं भेजता। जैसे आपको कोई दो सर्विसेज हैं कि जहाँ से एक नोटिफिकेशन निकल रहा है और दूसरे जो एप्लीकेशन उस पर पहुँच रहा है, ये इस तरीके से भी काम करता है। या ये ऐसे भी काम करता है कि जैसे आपका एप्लीकेशन है और किसी पर्सन को ईमेल भेजना है, जैसे कि ऑर्डर का, आप जैसे ऑर्डर आपने शिप कर दिया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, तो ये सब चीज़ भी आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो आप इसके यूसेज को समझे। जैसे मैं अगर एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की मैं बात करूं कि SNS के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो है जैसे AWS का लैम्डा है, ठीक है, वो भी इसको यूज़ करता है। अब लैम्डा क्या है, उसको ट्रिगर होने के लिए कुछ चाहिए ना, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि ट्रिगर करने के लिए उसको हमने या तो इवेंट ब्रिज से या S3 बकेट में गेट पुट करो, वहाँ पे कुछ पुट करो तो अपने आप ही आपका वो जो लैम्डा का फंक्शन है वो चल जाता था। ऐसे इसमें भी है, अगर आप लैम्डा को ट्रिगर कराना चाहते हो तो जैसे मान के चलो कि कंज्यूमर ने कुछ रिपोर्ट मांगा, मान के चलो उसका पूरा
ईयरली या क्वार्टरली कोई रिपोर्ट है, आपकी एप्लीकेशन में ऐसा कुछ फैसिलिटी है जो ये कहता है कि जैसी ये ईमेल आए और ईमेल जैसी आए और हमें नोटिफिकेशन आए तो एक लैम्डा का फंक्शन चले और उसका जो पूरा रिपोर्ट है जो भी उसका नाम के हिसाब से वो वाला रिपोर्ट उसको भेज दिया जाए। तो ये आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो ना इसके थ्रू। अमेज़न का एसक्यूएस जो है वो भी इसको सपोर्ट करता है। किनेसिस का डेटा है, डेटा फायर हॉर्स है, वो भी इसमें आता है। AWS का इवेंट फॉग पाइपलाइंस है, HTTP के कई सारे एंड पॉइंट्स है, ये सब इसके क्या है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डेस्टिनेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन टू पर्सन क्या हो सकता है इसके अंदर, SMS, ईमेल हो सकता है, इन ऐप नोटिफिकेशन हो सकता है, AWS का चैटबॉट हो सकता है, पेजर ड्यूटी भी हो सकता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम और अच्छे से बात करेंगे। ये जैसे कि अगर हम बात करें किसी परफॉर्मेंस की तो एकदम सुपर परफॉर्मेंस होता है इसका। जैसी मतलब ट्रिगर होता है मैसेज, विद इन अ मिली सेकेंड आपके हज़ारों मैसेज तुरंत निकल जाते हैं, मतलब काफ़ी फास्ट होता है कहने का मतलब है। इसका जो कॉमन जो पैटर्न हम जिसकी बात करते हैं ना उसको हम फ़ैन आउट पैटर्न जो कहते हैं। फ़ैन आउट का मतलब यही होगा कि जैसे कोई इवेंट वगैरह है जो आपके वेरियस जो सब्सक्राइबर हैं AWS के अंदर, वो तुरंत उनको मैसेजेस मिलता है। अब जैसे जो टॉपिक्स वगैरह हैं, अब कैसे वो रिलीज़ होगा या कैसे वो जाएगा आगे, ठीक है, उसके लिए SNS क्या करता है, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले निकलेगा, ऐसा कुछ उसका टर्मिनोलॉजी होता है। जैसे कुछ ऑर्डरिंग का है या जो कोई स्टैंडर्ड टॉपिक वगैरह है, ठीक है, तो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये काम करता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे हमारे SQS की तरफ। अब SQS क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि SQS में क्या डिफरेंस है। SQS क्या होता है, SQS जो होता है हमारा, यहाँ पे कोई प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है हमारा, मान के चलो, ये जैसे हम SNS की बात करें ना वैसे ही मान के चलो कि ऐसा कुछ अभी दिख रहा है हमारे को। ये भी फुल्ली मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूइंग सर्विसेज होता है, पोल बेस्ड होता है और इसको पुश नहीं करते हैं कोई। पोल बेस्ड और पुश बेस्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा। SNS क्या है ना, वो पोल बेस्ड है, सॉरी वो पुश बेस्ड है, ये जो है हमारा ये पोल बेस्ड है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं तो हमें यही समझना पड़ेगा दोनों में क्या डिफरेंस है, पोल बेस्ड और पुश बेस्ड। पुश बेस्ड का मतलब हो गया जो आपका जो सर्विस है वो पुश कर रहा है, वो मैसेजेस भेज रहा है, ये मैसेजेस नहीं भेजता, मैसेजेस इसके पास रहते हैं एक क्यू में, इसलिए इसको ना डिस्ट्रीब्यूटेड क्यूइंग सर्विस बोला गया है। उनके पास पड़ा रहता है मैसेज, जब भी आपका जो एप्लीकेशन है या जो कंज्यूमर है आपका, जो उसको मैसेजेस को चाहिए होता है, जैसे उससे कनेक्ट होता है ना, वो उस मैसेज को खींच लेता है अपने पास, तो क्या करता है वो पुल करता है, इसलिए इसको क्यूइंग सर्विसेज कहते हैं। SNS में ऐसा नहीं होता। SNS क्या करता है, वो जो मैसेज उसके पास आता है वो सीधा रिले कर देता है, मतलब वो भेज देता है उसको, मतलब पुश कर देता है, ठीक है, चाहे SMS हो, नोटिफिकेशन हो या एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कोई और तरीका हो। इनका ये मेजर डिफरेंस यही है। यहाँ पे SNS जो होता है हमारा, यहाँ पे जो हमारा SNS है थोड़ा सा हमारे SQS से अलग काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग, जैसे अब वहाँ पे अगर SNS की बात करें ना, तो SNS में अलग अलग उनके वहाँ पे एक मैसेजेस आएंगे और मैसेजेस को वो पुश कर देगा। यहाँ पे क्या करता है, पब्लिश करता है, और कंज्यूमर क्या करता है उसका, या जो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन है या जिनको चाहिए होगा वो मैसेजेस, ठीक है, वो क्यू सर्विसेज के अंदर आपके मैसेजेस जाते हैं और यहाँ से वो पोल कर लेता है, मतलब खींच लेता है मैसेजेस को। इनका काम है मैसेजेस को अपने पास रखना, पब्लिश करना, और यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो अपना उसको पुल कर लेता है। तो ये इस बेस पे चलता है। SNS और SQS का सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यही है। और देखो काम सिमिलर लगता है, बट अगर मैं प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि इसका क्या यूसेज है, तो मोस्टली देखो, अगर आप AWS की भाषा में समझे या एज अ आर्किटेक्ट या डेवलपर की तरह बात करें ना, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस जाएगा। ये जो पूरा काम है ना SNS का और ये SQS का, चलो ठीक है, SNS तो हमारा ऑलमोस्ट मॉनिटरिंग वगैरह में बहुत सारे काम आता है, नोटिफिकेशन के लिए काम आता है, बैकअप हुआ कि नहीं हुआ उसका काम आता है। अगर आपको कुछ नोटिफिकेशन के थ्रू बैकअप का फेलर देखना है या टिकटिंग टूल में आपको उसको इंटीग्रेट करना है, तो उन सब चीज़ों को तो ठीक है, वो तो काफ़ी पास है आपके AWS के आर्किटेक्ट या जो हमारे जो एडमिन्स होते हैं ना, उनके लिए वो काफ़ी लगता है। लेकिन SQS का क्या काम आता है, SQS का ऑलमोस्ट अगर मैं AWS की बात करूं तो वहाँ पे उनको समझ ही नहीं आता ये क्या काम क्या करता है।
एक्चुअल में ऐसा ये है, ये मतलब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो SQS है मोस्टली डेवलपर फ्रेंडली है। जो डेवलपर होते हैं ना उनके काम का बहुत अच्छा चीज़ है ये। बट एज अ आपको अगर मैं क्लाउड एडमिन की बात करूँ तो उनको आना चाहिए ना कि आपके डेवलपर को सपोर्ट करें, तो SQS भी आपको आना चाहिए। चलो SNS तो ठीक है, आपके इंटरनल बहुत सारे काम आता है तो ठीक है वो भी है, लेकिन SQS भी आना चाहिए। अब कैसे आना चाहिए वो हम समझते हैं। तो जैसे मैंने बात की, ये हमारे पब्लिश बेस पे काम करता है, पुश नहीं करता, ये बस पोल बेस पे काम करता है। इसका तो सबसे पहला मतलब यही है। इसके मतलब कई सारे ना अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। ये ट्राई करते रहता है मैसेजेस को। इसके कई सारे पॉलिसीज़ होते हैं, रीट्राई पॉलिसीज़ होते हैं। आप डिफाइन कर सकते हो कि कितनी बार ये जो पब्लिश करे मैसेजेस को उसको बार बार रिट्राई करे। एक डेड लेटर का क्यू होता है। अगर आपके मैसेजेस फेल हो रहे हैं, अगर वो पोल नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, वो एक डेड लेटर एक अलग से क्यू में पहुंच जाएगा। उसी को हम डेड लेटर क्यू कहते हैं, जिसी को हम कहते हैं DLQ। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको डेड लेटर क्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपका प्रोड्यूसर है, यहाँ से इसने क्या किया, मेल जो भी नोटिफिकेशन या जो भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो डाल रहा है, वो आपके SQS के स्टैंडर्ड क्यू में जा रहा है। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ठीक टाइम पे पोल नहीं हुआ तो क्या करेगा, वो DLQ में डाल देगा। ये समझेंगे ये इसका क्या फ़ायदा है, क्यों इसको बनाया गया है। ठीक है, ये भी हम अच्छे से जानेंगे, इसके पीछे की क्या टर्मिनोलॉजी है। और जो हमारा जो SQS होता है मैनी टू वन रिलेशनशिप है। ठीक है, मतलब कई SQS के ना एक रिलेशनशिप हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे कई सारे जो आपके अलग अलग जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मतलब आपको जो भी मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं, वो एक ही कंज्यूमर पर जाए या अलग अलग कंज्यूमर पर जाए, वो आपकी मर्जी। आप चाहो तो अगर आपके अलग अलग 4-5 एप्लीकेशंस वगैरह हैं, उसको आप किसी एक कंज्यूमर ही उसको यूज़ करें या अलग अलग यूज़ करें, वो आपके ऊपर है। मतलब इसी को हम मैनी टू वन कहते हैं। थोड़ा सा इसको और समझेंगे कि क्या वो है। थोड़ा सा इसको और डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा है ना कि अभी जो है हमारे पास कोई डेवलपर वाला हमारे पास कोई कोड वगैरह नहीं है। कि अगर मैं वो वाला मैं कोड की बात करूँ, उसके लिए फुल फ्लेज एप्लीकेशन चाहिए। ठीक है, और उस एप्लीकेशन में SQS कैसे काम करता है, अगर वो चीज़ अगर आप देख लेते हैं ना तो आपको आराम से समझ आ जाता है ये। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से काम करता है। एक थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, इसके डिफरेंसेस पहले समझते हैं कि डिफरेंस जो होता है, क्या क्या डिफरेंसेस है इसके बीच में और ये कैसे काम करता है। पहला हम देखते हैं SNS वर्सेस SQS। ठीक है, SQS और SNS में हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। पुश वर्सेस पोल। SQS क्या करता है, पोल। ठीक है, SNS क्या करता है, पुश करता है। रिलेशनशिप क्या है, मैनी टू वन। मतलब कई सारे जो SQS के आपके आप क्यू कह लो या आप कह लो कि वहाँ से कुछ नहीं, मतलब होगा कोई कैटेगरी वगैरह, वहाँ से जो जा रहा है वो मैनी टू वन, मतलब कई का कई हो सकता है, कई का एक हो सकता है। मतलब बहुत सारे जो SQS के आपकी क्यू है वो एक हो सकता है, ये कह रहा है मैनी टू वन। इसमें क्या बोल रहा है, मैनी टू मैनी। मतलब मैनी टू मैनी का मतलब इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर मैं मैनी टू वन की बात करूं तो आपका मतलब जो कंज्यूमर साइड है या जो उस मैसेजेस को यूज़ करता है वो एक हो सकता है। मतलब कई सारे अलग अलग मैसेजेस जो वहाँ पे क्यू है पड़े हुए, उसको कोई एक ही यूज़ कर सकता है, चाहे तो मल्टीपल भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, मैनी टू वन हो सकता है। मैनी टू मैनी का मतलब जैसे ये जो कैसे चलता है, पुश बेस चलता है नोटिफिकेशन। तो अब इसको प्रैक्टिकली हम कैसे समझें। मान के चले कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, आपने एक SNS का टॉपिक बना रखा है कि भाई जैसे ही मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो, या कोई आप ऐसे मान के चलो कि कोई नया ऑफ़र आ रहा है आपके पास कि आपके वेबसाइट पे या शॉपिंग कार्ट पे इतने % का डिस्काउंट है। ठीक है, अब उस डिस्काउंट को या जो आपके जो कोड होते हैं ना, कूपन कोड वगैरह को, उसको आपको सबको भेजना है। तो क्या होगा, वो मैनी टू मैनी है ना। कई सारे आपके जो मैसेजेस हैं वो बहुत सारे लोगों को पहुंच जाएगा। तो ये एक मार्केटिंग का अच्छा काम आ सकता है। ये सब चीज़ें, इसके लिमिटेशन भी वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होते हैं। बाकी आपको बस यही समझना है कि SQS का अलग काम है और SNS का थोड़ा सा अलग काम है। कंज्यूमर टाइप क्या है इसके, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन है। इसका दो तरह का कंज्यूमर होता है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू पर्सन। ये एप्लीकेशन टू पर्सन नहीं होता, ये वाला अपना SQS। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। अगला जो है मेरे पास वो है परसिस्टेंट। ये परसिस्टेंट होता है, ये परसिस्टेंट नहीं होता। एक बार जो निकल गया वो निकल गया। अगर आपको नहीं पहुंचा या कुछ गलती हो गई
तो वो आपको मैसेजेस आप रिकवर नहीं कर सकते, वो आपको मैसेजेस उन्होंने भेज दिया है, अब आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको पता नहीं है। लेकिन एसक्यूएस क्या करता है, परसिस्टेंट होता है, जब तक से आपको मिलेगा नहीं तब तक से वो वहीं पे रहेगा। जब आप कनेक्ट करोगे आपको जब फुल्ली 100% डिलीवर हो जाएगा वो, मतलब मैसेज गारंटीड है। तो आप यहाँ पे समझें कि मैसेज गारंटी किस काम में आएगा और मैसेज अगर गारंटीड नहीं है तो वो किस काम में आएगा। आप थोड़ा हमको डेवलपर के दिमाग से सोचेंगे कि भाई मैं इस चीज़ को कैसे यूज़ करूँ। रिलायबिलिटी और रिट्राइज देख लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, एसक्यूएस में जब ये दे रहा है ना आपको परसिस्टेंट दे रहा है तो इसके पास तो होगा, इसके पास तो नहीं होगा। बैचिंग भी करता है ये, मतलब बैच में 10-10 के में हज़ार के जो मैसेजेस है उसमें आपको भेज देगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा इसको हम समझेंगे हमारे और अलग तरीके से, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू पर्सन। पहले ये समझते हैं, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन मतलब लैम्डा, एसक्यूएस, किनेसिस है, आपका एंड पॉइंट है, इवेंट फॉक है, ये हो गया एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। ठीक, एप्लीकेशन टू पर्सन यानी चैटबॉट हो गया, इन ऐप एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, पेजर ड्यूटी, ये हो गया एप्लीकेशन टू पर्सन। जैसे पेजर ड्यूटी आपका जैसे मान के कोई चैटबॉट है उसमें मैसेजेस आ गया है, आपको ईमेल आ गया है, एसएमएस आ गया है, तो ये एप्लीकेशन टू पर्सन मतलब किसी पर्सन को जा रहा है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन में जा रहा है। मतलब जो मैसेजेस हैं, जो आपका एसएमएस है वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके लैम्डा में आ रहा है। लैम्डा उसको देखेगा भाई ये मैसेज आ गया, भाई मेरे को ये काम करना है, वो काम कर देगा। इसी तरह से एसक्यूएस भी करेगा। एसक्यूएस क्या करेगा, एसएनएस से कोई मैसेज आया, हाँ भाई एसएनएस से मैसेज आ गया, कोई कंफर्मेशन होगा या कुछ भी चीज़ें होगा, वो वहाँ से उसको जो उसका जो क्यू है उसके कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद वो ट्रिगर हो जाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और एप्लीकेशन टू पर्सन क्या होता है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मुझे क्या करना होगा ना, एक ब्लैंक वाइट बोर्ड लेना पड़ेगा। ये मेरा ब्लैंक वाइट बोर्ड है, ठीक है। हम नहीं जानते कि क्या एसक्यूएस है, क्या एसएनएस है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो आप ऐसा दिमाग ला के चलो कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, क्योंकि देखो वो डेवलपर के टूल्स हैं, डेवलपर को ज़्यादा अच्छा से पता होगा उसके बारे में, डेवलपर उसके लिए प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमें क्या समझ आएगा ना, हम ऐसा सोच के चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएनएस की बात कर लेते हैं। एसएनएस ये क्या है, ठीक है। इसकी ज़रूरत मुझे कब पड़ेगी भाई, मैं तो क्लाउड एडमिन हूँ या सिस्टम एडमिन हूँ, तो मुझे इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी और क्यों पड़ेगी। सिंपल सा चीज़ है, मॉनिटरिंग। मैं तो छोटी चीज़ों से लेके चलता हूँ ना, मॉनिटरिंग पहला चीज़। भाई मॉनिटरिंग के लिए क्या चाहिए मुझे, मेरा सीपीयू का यूसेज है 85% से ऊपर हो गया, क्या बोलेगा, भेज दो मैसेज। लो जी मैसेज भेज दिया। क्यों भेज दो भाई, एसएनएस से भेज दो यार, भेज दिया। ये मैसेज कहाँ पहुँचा, मान के चलो AWS sysops@company.com। ये आपका क्या है, आपका एक मेल का ग्रुप है आपकी कंपनी का। आईटी वाले जितने बंदे हैं वो इसके अंदर रहते हैं जो AWS में काम करते हैं। भाई तो आपका सीपीयू बढ़ गया, मैसेज आ गया भाई। दूसरा और क्या इसके अंदर और सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, आपका सर्विस नाउ का पोर्टल है, सर्विस नाउ। और भी बहुत सारे टिकटिंग टूल होते हैं सर्विस नाउ के अलावा भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। मान के चलो तो कोई मॉनिटरिंग टूल है, उसके थ्रू जैबिक्स है या आपका NuggOS है, तो कई सारे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करता है, ऐसे नहीं सपोर्ट नहीं करता। अब जैसे मॉनिटरिंग की बात करें, यहाँ पे मॉनिटरिंग जो है मेरा क्लाउड वॉच भी हो सकता है, जैबिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर ये इंटीग्रेट हो जाएगा आपका एसएनएस, ठीक है। करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट होगा। हमें यहाँ पे बस ये समझना है कि जो सीपीयू है मेरा भाई 85% हुआ, भाई मुझे नोटिफिकेशन आ गया, मेरी टीम को नोटिफिकेशन आ गया और सर्विस नाउ में क्या हो गया, एक टिकट बन गया। अब आप क्या करोगे, इस पर काम करोगे तो ठीक करोगे, इसको ठीक करोगे, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व, एक अच्छा एक वर्कफ्लो बन गया ना। अब कैसे बना हुआ, किसके इसमें क्या क्या चीज़ आपको लगा, एसएनएस, ये इसका काम है। एक सिंपल सा, मैं इसका सबसे सिंपल जो एक तरीका है मैं आपको ये बताया, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर हो सकते हैं। एक तो ये है कि मॉनिटरिंग वगैरह हम आराम से कर सकते हैं। ऑटोमेटिक टिकटिंग भी जनरेट करा सकते हैं कि जैसे आपका मॉनिटरिंग टूल में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फट से वो टिकट जनरेट करा दे। एक तो ये चीज़ें हैं। और अब डेवलपर के एंड से देखते हैं डेवलपर और क्या क्या कर सकता है इसके अंदर। तो अगर मैं डेवलपर की ही बात करूँ तो सबसे पहले मैं, चलो ठीक है, अब लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा लेते हैं। अब एसएनएस क्या करेगा लैम्डा में, इसका क्या काम है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एसएनएस की, ठीक है, एसएनएस के और भी कई सारे यूसेज हो सकते हैं।
यहाँ पे लिखता हूँ मैं फिर से एसएनएस, ठीक है। अब वो तो हमने सिस्टम एडमिन की तरफ से देखा था, अब एक डेवलपर के दिमाग से भी समझते हैं ना कि डेवलपर कैसे इसको यूज़ कर सकता है। भाई ये बनाया है तो ये तो नहीं सिर्फ सिस्टम एडमिन के लिए बनाया है। भाई अगर एसएनएस की बात कर रहे हैं तो डेवलपर भी तो कुछ करेगा। डेवलपर क्या करेगा, भाई मेरे पास है ये कुछ लैम्डा है, मान के चलो ये मेरा कुछ लैम्डा का कुछ चीज़ है, कोई भी फंक्शन होगा, मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, फंक्शन है या प्रॉपर एक एप्लीकेशन इन्होंने डाल रखा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं। अब जैसे मैंने अगर एक सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो भाई मेरा एक पोर्टल है, यहाँ पे कोई पोर्टल होगा, मेरा वेब साइट होगा, मेरा कोई शॉपिंग कार्ट वगैरह होगा। यहाँ पे एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। ऑर्डर क्या आया कि ऑर्डर नंबर फलाना 1567 ये हो गया रिसीव्ड, ठीक है, मेरे पोर्टल में आया। भाई जैसे रिसीव्ड हुआ ये क्या करेगा, एक मैसेज भेज देगा इसको, ठीक है। यहाँ पे आपने एसएनएस टॉपिक को, यहाँ पे एसएनएस को यूज़ कर रखा है, एज इसको यहाँ पे एसएनएस को यूज़ कर रखा है। एसएनएस क्या करेगा, ट्रिगर कर देगा। भाई एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात हो रही है ना, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन की बात हो रही है। लास्ट जो हमने देखा था वो एप्लीकेशन टू पर्सन था। ये क्या करेगा, आपका जो भी यहाँ पे जो मैसेजेस, जैसी मैसेजेस आया ये लैम्डा को ट्रिगर कर देगा। लैम्डा का कुछ स्पेसिफिक काम होगा भाई, कि लैम्डा में डेवलपर ने लिख रखा है कि भाई ऑर्डर रिसीव हो गया है, सबसे पहले आप ऐसे करो, इन्वेंट्री अपडेट करो, इन्वेंट्री अपडेट कर दो, पहला चीज़। दूसरा बोलेगा इसका जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग का स्लिप है वो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तीसरा क्या बोलेगा कि पेमेंट का जो कंफर्मेशन है, पेमेंट कंफर्मेशन वेरीफाई कर लो, वेरीफाई करने के बाद पोस्ट कर दो। कहाँ पे पोस्ट कर दो, अकाउंट डिपार्टमेंट में। मैं एक फ्लो बता रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग के पीछे क्या क्या चीज़ हो सकता है। लैम्डा के फंक्शन के अंदर कई सारे, अब जो प्रोग्रामर है बहुत कुछ लिख के डाल सकता है ना कि भाई ये काम करो। उसके बाद जैसे अब इन्वेंट्री वगैरह हो गया, सब चीज़ यहाँ पे कर दिया, फिर पेमेंट वगैरह भी कंफर्मेशन वगैरह, मतलब अलग डिपार्टमेंट के पास अलग अलग उसका फंक्शंस होगा, या जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा आपका कि भाई ये सब चीज़ें हो गया है। उसके बाद इसको प्रोसेस कर दो, ऑर्डर कैन बी प्रोसेस्ड, ये प्रोसेस कर देगा। क्या ऑर्डर प्रोसेस करेगा, भाई ये सब चीज़ हमारा क्लियरेंस था, ये सब चीज़ें हमारे एक स्टेप बनाए थे हमने। जैसे ही हमारे को पेमेंट का वहाँ से जब नोटिफिकेशन आया था, हमने एक एसएनएस भेजा, एसएनएस से लैम्डा का ये फंक्शन ट्रिगर हो गया, और इस लैम्डा के फंक्शन ने ये सब चीज़ को चेक कर लिया, ऑर्डर को अब प्रोसेस किया जा सकता है। तो फिर ये क्या करेगा, ये जाएगा अपने मैनुअल, जहाँ पे भी आपका जो आपका गोडाउन वगैरह है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, या मेल चला जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि आप ऑटोमेट करके ये जो भी काम है उसको कर सकते हो। तो वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा, वहाँ पे बंदा क्या करेगा, भाई एक ऑर्डर आ गया है, भाई ऑर्डर में ये सामान है, ये सब सामान डालो और इस सामान को पैक करो। ये उसका स्लिपिंग वो उसका जो पैकेजिंग स्लिप है ये भी इसको यहाँ से प्रिंट कर दो, और प्रिंट करने के बाद उसको भेज दो। तो एक फ्लो हो गया ना ये। तो एज अ डेवलपर मैं एक एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये डेवलपर ऐसा सोच के एसएनएस की बात करता है। अगला देखते हैं कि अब हम जैसे दो हमने एग्जांपल ले लिए, एसएनएस के और एसक्यूएस के। इसी तरीके से हमारा एसक्यूएस क्या करेगा वो हम समझते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं हम एसक्यूएस की, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा था जो हमारा एसक्यूएस है ये क्या है, मोस्टली इसको डेवलपर यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब हमारे काम का भी है, कई जगह पे काम आता है, बट देखो ये जो चीज़ है ना, स्पेसिफिकली आप कहें तो एक डेवलपर आपको बहुत अच्छे से समझा पाएगा कि भाई एसक्यूएस का क्या काम है। एसक्यूएस एसएनएस की तरह लगता है बट है नहीं। इसका थोड़ा सा हमने अभी जस्ट पढ़ा कि ये पुश नहीं करता मैसेजेस को, पोल बेस्ड है। भाई अपने पास मैसेजेस को रखो, जब तक से कोई अगला बंदा जो है उसको ले नहीं लेता मेरे पास से, ठीक है, तब तक से मैं उसको रखूँगा। और मेरी गारंटी है कि ये जो मैसेज है या जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैसेज मत बोलो उसको आप, इन्फॉर्मेशन बोलो। कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हो सकता है, कोई डेटा हो सकता है। भाई कंज्यूमर का कोई, या जो आपने एप्लीकेशन बना रखा है भाई किसी हॉस्पिटल का कोई डेटा है मान के चलो, या आपका कोई रिटेल का शॉप है, या आपका रेस्टोरेंट का चेन है, तो वो जो वहाँ पे जो कस्टमर ने क्या खरीदा, क्या खाया, क्या पिया, उसका आप बिल बनाते हो, तो बिल का भी पूरा डेटा आप इसके थ्रू भेज सकते हो। अब उसके यूज़ केसेस देखते हैं कि
ये क्या करता है, गारंटीड डिलीवरी करता है, ये तो बता रहा है कि चलो ठीक है रिलायबल होता है, और बैच में भेजता है। अब बैच में भेजने का क्या फ़ायदा है भाई, एसएनएस तो बैच में नहीं भेजता, उसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान ये भी हम समझते हैं। छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं रेस्टोरेंट की बात करता हूँ, चलो ठीक है मैं रेस्टोरेंट, जब मैंने बोला तो मैं रेस्टोरेंट की बात करता हूँ। भाई मेरा एक रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे मैंने एक ना रेस्टोरेंट है, मेरा रेस्टोरेंट का वेबसाइट है, ठीक है, KFC है या कुछ भी आप मान के चलो, मैं नहीं कह रहा कि कोई स्पेसिफिक है, मेरा कोई ना कोई एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे ऑनलाइन बहुत सारे मैं मान के चलो 20-25 हज़ार मेरे अलग अलग कई सारे मेरे आउटलेट्स हैं पूरा दुनिया भर में, ठीक है। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक बड़ा प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ऑनलाइन में क्या करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ, पहला चीज़। दूसरा डाइन इन करता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ डाइन इन, वहाँ पे जा क्या करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। उसके लिए भी बिलिंग चाहिए भाई, वहाँ पे भी बिलिंग करते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है इनका यहाँ पे। अब किसी भी लैंग्वेज में बना हो, ASP.NET में बना हो, आपका रिएक्ट में बना हो, PHP में बना हो, किसी में बना हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा काम मैं समझता हूँ कि भाई ये मेरा ऑर्डरिंग पोर्टल है, यहाँ पर आता है, ठीक है। अब इसका क्या काम, अब यहाँ पे जो इसके जो इस कंपनी का मालिक है या इनके जो IT वाले बंदे हैं या जो ऊपर के डायरेक्टर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं ना, वो एक यूज़ केस देते हैं, भाई हमने कितना सेल किया, हाउ मच सेल्स, पहला चीज़। दूसरा बोलता है कि आइटम्स मुझे बताओ, आइटम्स जो सबसे हाई सेल हुए हैं, ठीक है। कौन सा ऐसा आइटम है जो मुझे नुकसान दे रहा है, ठीक है। कौन सा ऐसा आइटम है जिसमें मुझे कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है, कॉस्टिंग अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ रहा है। भाई बर्गर बेच रहे हो आप बोल रहे हो कि मसाला बर्गर या कुछ भी चीज़, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब कंपनी का डायरेक्टर है या जो ऊपर के जो बंदे हैं, जो कंपनी को मैनेजमेंट जो है चला रही है, वो कह रहा है भाई मुझे ऐसा रिपोर्ट बना के दो, मुझे ये चीज़ चाहिए होगा। तो ये जो एप्लीकेशन बनाने वाले जो हमारे डेवलपर हैं, ये क्या करेगा, ये बोलेगा ठीक है सर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, मैं आपको सेल्स का डेटा दे देता हूँ, या जो हमारा जो कॉस्टिंग का जो डेटा है मैं आपको दे देता हूँ। कॉस्टिंग का डेटा क्या हो गया कि हम जो आइटम बनाते हैं, हम आपको क्या देना चाहते हैं, हम जो हम आइटम बनाते हैं उसके इंग्रेडिएंट मतलब क्या क्या उसमें सामान लगता है वो चीज़ें, प्लस क्या क्या सेल हुआ, मतलब बिल का डेटा दे दिया हमने। और हमने क्या दे दिया आपको, मतलब और भी जैसे कि और भी जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है कि खर्चा कितना लग गया उस पर, जो और भी जो सामान लगते हैं उसका पूरा आपको एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया। कैसे दिया इसने, मान के चलो इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर से कुछ जुगाड़ निकाला, मतलब कुछ प्रोग्रामिंग कर दिया, बोला मैं आपको JSON फॉर्मेट में दे दूंगा, चलो ठीक है मैं JSON फॉर्मेट में आपको दे दूंगा। JSON फॉर्मेट में क्या हो गया भाई, आपका इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आ गया, लेकिन इसको अब कैसे हम यूज़ करें, इसको यूज़ करने का तरीका है SQS, ये SQS है। इस साइड में क्या करेंगे हम, जो अब यहाँ पे बात आती है डेटा वेयर हाउसिंग की, भाई ये तो सेल्स का डेटा है, ये डेटाबेस वगैरह होता है, लेकिन इसी से अच्छा रिपोर्ट निकालने का जो जुगाड़ है उसको हम डेटा वेयर हाउसिंग कहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग के भी सॉफ्टवेयर होते हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि AWS के अंदर होते नहीं है, उसके अंदर भी होते हैं थर्ड पार्टी, बहुत सारे पावर BI टूल्स होते हैं, आपका पेंटाहो है और भी कई सारे टूल्स आते हैं थर्ड पार्टी। अब आपकी मर्जी आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। इसके अंदर भी ऑलरेडी होते हैं आपके एथीना के थ्रू, आप S3 बकेट में आप पूरा का पूरा डेटा लेते हो, एथीना है आपका, ग्लू के थ्रू उसको प्रोसेस कराते हो, फिर क्विक साइट में उसको आप आराम से उसको देख सकते हो, बिजनेस इंटेलिजेंस करा सकते हो। तो ये बिजनेस इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आप ये समझे कि ये एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव से वो कितना मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम मतलब डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो है आपका जो डेटा जो यहाँ से बोला, इन लोगों ने बोला, ये जो छोटे डेवलपर थे जिनका काम है सिर्फ पोर्टल चलाना, ये सिर्फ पोर्टल चला रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि भाई मैं आपको JSON में डेटा देता हूँ। तो देने का तरीका क्या है भाई, मैं बीच में SQS लगा देता हूँ। SQS क्या करेगा, जो मैसेजेस आएंगे, देखो अब यहाँ पे अगर रिलायबल ना हो ये, भाई अगर आधा मैसेजेस यहाँ पे पहुँच रहे डेटा वेयर हाउस के सॉफ्टवेयर में पहुँच रहे हैं, आधा मैसेज नहीं पहुँच रहे हैं, तो भाई नुकसान तो है ना। अगर मैं यहाँ पे SNS यूज़ करूँ तो भाई कुछ मैसेजेस पहुँचेंगे, कुछ नहीं पहुँचेंगे, तो भाई तो गलत हो जाएगा डेटा। इसलिए यहाँ पे SQS यूज़ होता है। SQS क्या करेगा भाई, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप जो भी मुझे डेटा दोगे, भाई मेरे पास जो है क्यू का सिस्टम है। क्यू क्या करेगा भाई, मैं आपके डेटा को तब तक रखूँगा
जब तक से वो कंज्यूम ना हो जाए या वो यूज़ में ना आ जाए, आपके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच ना जाए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा यूज़ केस है इसका। ठीक है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि मैं आपको जेसन में डेटा दे दूंगा। एसक्यूएस का क्या काम है, इसकी गारंटी है कि भाई मैं रिलायबल सर्विस हूँ, मैं आपको एक रिलायबल सर्विस दूंगा, गारंटीड डिलीवरी कराऊंगा वहाँ पे। ठीक है, और आप बोले तो आपको जो डेटा वेयरहाउस का जो यहाँ पे जो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, किसी भी तरह का आप सॉफ्टवेयर या इंटरफेस आप यूज़ करते हो या एपीआई के कुछ भी एपीआई बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि भाई डेटा आपको पहुँचेगा। और आप बोलो तो जैसे अब डेटा की कैटेगरीज है भाई, ऑनलाइन जो यहाँ पे जो मैं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहा था, बिल वगैरह बोल रहा था, और भी कई सारे अलग अलग टाइप के डेटा हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के हो सकते हैं, पेमेंट का हो सकता है, कई सारे हैं। उनको आप मुझे बताओ कि किस किस क्यू में भेजना है। यहाँ पे भी एक कुछ कैटेगरी बना देगा ना, ये कैटेगरी बना देगा कि भाई किस टाइप का डेटा किस किस कैटेगरी में जाएगा। चाहे तो जैसे मान के चलो कि इसमें दो जो है इंग्रेडिएंट्स वाला है और जो खर्चे वाले हैं, कि भाई जो रेस्टोरेंट का जो बंदे हैं वो कितना खर्चा यहाँ पे उनके सैलरीज में कितना खर्च होता है। मान के चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सैलरी और इंग्रेडिएंट्स को ये एक क्यू में भेज देंगे कि भाई दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, तो चल इस वाले में भेज दो आप। इसको आगे वो प्रोसेस करके उसके हिसाब से कॉस्टिंग निकालेंगे इसका। ठीक है, एक बोल देगा कि मतलब कुछ और भी बोल सकता है कि आइटम का जो सेल है कौन सा ज़्यादा मुझे कर रहा है, तो उसको क्या करेगा यहाँ पे एसक्यूएस के थ्रू वो इस वाले में भेज देगा। और कुछ और है कि जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा था कि जो सेल्स है उसको मैं यहाँ पे भेज दूंगा। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि आप एक ही क्यू में ये सबको भेज सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं भेज सकते, लेकिन इससे क्या होगा ना, जो आपका डेवलपर जो है जो डेटा वेयर हाउसिंग कर रहा है जो, ठीक है, इस साइड में वो यही सोचेगा कि भाई मेरे जो डेटा है ना फिल्टर हो क्या है, भाई जिस काम के लिए मैंने एक क्यू बना रखा है या एक क्यू है मेरे पास उसी में सब आए। यहाँ पे इस काम का है तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग लिखूँगा, इसके हिसाब से इसको प्रोग्रामिंग करूँगा, डेटा को यहाँ पे फिल्टर करूँगा, इसको डेटा पे फिल्टर करूँगा। एक बड़ा अच्छा मुझे एक डेटा का ओवरव्यू मिल जाएगा। ये क्या होगा, टेबल्स में होगा, मान के चलो बढ़िया टेबल्स में बना के दे दिया, उसको एनालाइज कर देगा वो BI टूल से एनालाइज करवा देगा। यहाँ पे एनालाइज करने के बाद एक मस्त वाला रिपोर्ट यहाँ पे रिपोर्ट देगा आपको, आपका वेयर हाउसिंग करने वाला बढ़िया बढ़िया रिपोर्ट दे देगा। ये रिपोर्ट को कहाँ भेज देगा, छाप के आपके जो मैनेजिंग टीम है, जो मैनेजमेंट का टीम है, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह है, उसको भेज देगा। तो आप ये देखो ये फ्लो क्या कह रहा है। एसक्यूएस का काम यही है कि भैया मैं आपको डेटा रिलायबल मैं आपको सर्विस में भेजूंगा, डेटा वेयर हाउसिंग वालों को भेज दूंगा, इनमें अलग अलग क्यूज़ डाल दूंगा, ये क्यू इसमें आएगा, मतलब जिस टाइप का रिलेशन में है उस रिलेशन को उस अलग अलग क्यू में डाल दूंगा। वहाँ से आप डेटा को अच्छे से छांट सकते हो, छांट के उसको अच्छे से आप प्रोसेस कर सकते हो, प्रोसेस करने के बाद अच्छे से टेबल में डाल सकते हो। उस टेबल को BI टूल के मदद से उसके जो एवरेज निकालना है, कॉस्टिंग निकालना है, परसेंटेज निकालना है, एक से बढ़ के एक फंक्शंस हो सकते हैं वहाँ पे। वो तो चलो वेयर हाउसिंग वालों या BI वालों का दिमाग है, ठीक है, उस पर नहीं जाते, बट वो अपना मस्त एकदम बढ़िया बढ़िया दिमाग निकालेंगे और दिमाग के हिसाब से एकदम बढ़िया रिपोर्ट निकाल के बोलेंगे भाई ये रहा रिपोर्ट, मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। बोलेंगे मैनेजमेंट टीम को, मैं आपने रिपोर्ट दे दिया, ये देखो आपका ये जो आइटम है बहुत बढ़िया चल रहा है, ये आइटम गंदा है, ये आइटम इसमें नुकसान है, ये यहाँ पे आपका जो सैलरी का कॉस्टिंग है ये आपको नुकसान दे रहा है, वो सब रिपोर्ट दे देगा। अब मैनेजमेंट वाला बंदा क्या करेगा भाई, इसके हिसाब से डिसीजन लेगा। ठीक है, ये एक तरीका है। तो एक सिंपल सा ये मैं एक एग्जांपल बताया था। एज अ डेवलपर मतलब अगर आप डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस रखते हो तो आराम से इसको समझ सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। एक और एग्जांपल लेंगे छोटा सा कि अब जो रियल प्रोडक्शन में होता है, जैसे अब ये तो चलो ठीक है रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, अब ये कुछ किसी और इंडस्ट्री में और कैसे एग्जांपल आ सकता है उसको एक देखते हैं। मेरे को एक पहले एक्सपीरियंस है ऐसा चीज़ करने का जहाँ पे मैंने ये सब किया हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा वो मैं वाला नॉलेज जो है ना वो आपको शेयर करना जरूर चाहूँगा। तो चलिए एसक्यूएस का एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं अगर एसक्यूएस की बात करूँ, ठीक है, अब मैं लास्ट जो हमारा मैं जो बता रहा था वो था रेस्टोरेंट के ऊपर। अब मैं एक आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल मतलब अगर मैं बात करूँ अमेरिकन हेल्थ सेक्टर की, हेल्थ सेक्टर यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है ना कि चलो आजकल डिजिटाइज तो हो ही गया, लेकिन अमेरिका में ऐसे नहीं है। अमेरिका में जो भी आपका जो क्लिनिक्स वगैरह हैं या जो हॉस्पिटल्स हैं वो 100% डिजिटाइज होने जरूरी हैं। मतलब वहाँ पे हर काम डिजिटली होगा। इवन आपको जो दवाई का नाम भी लिखेगा ना वो भी कोड में लिखेगा, ठीक है, उसको कोडिंग कहते हैं, उसके भी एक अलग ही नियम होता है। उन हॉस्पिटल्स में ये होता है कि उनका एक सॉफ्टवेयर होगा। अब वो थर्ड पार्टी खरीदते हैं,
ठीक है, या खुद के बनवा के रखे हैं, या जैसे जो भी हो, या किसी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले रखा है, वो होगा। तो ये क्या होगा, उनका हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये मैं मान के चलता हूँ। अब अमेरिका में क्या नियम है कि अगर आपने आपका ये जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, उसको फुल्ली 100% फुल्ली क्या किया है आपने, डिजिटाइज, अगर डिजिटाइज किया है इसको 100%, तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगा ना, आपको गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देगा कि भाई आपका बहुत अच्छा चीज़ है, आप मतलब वो उनकी जो सरकार है ना, वो वहाँ पे उसको ये कहें कि प्रमोट करने के लिए उसको ये देती है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ बेसिस होते हैं, इससे कुछ बेसिस होते हैं कि जो कंप्लायंस होते हैं, हिप्पा कंप्लायंस होते हैं, पीसीआई कंप्लायंस होते हैं, और बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, सीसीपीए होता है, कई सारे अलग अलग तरह के कंप्लायंस होते हैं। कंप्लायंस में ये कहा जाता है कि आपका 100% डिजिटल है तो भाई डेटा सुरक्षित है कि नहीं, जो आपके पेशेंट का डेटा है वो सुरक्षित है कि नहीं 100%, और भी बहुत सारे उनके अलग अलग मानक होते हैं, अलग अलग मतलब नापने के तरीके होते हैं। इसको आपको एक डेटा बना के देना पड़ेगा, या तो थर्ड पार्टी किसी को देना पड़ेगा, ठीक है, उसको मिप्स कहते हैं। वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाते, बट एक कुछ ऐसा मान के चलो, कुछ सर्टिफिकेशन वाला कोई इंस्टीट्यूट होगा, ऐसा मान के चलो, सरकारी होगा या प्राइवेट होगा, ठीक है, उसके अंदर नहीं जाते। वो क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ के जो भी डेटा है ना, आप इसको भेजोगे, इसका वो जो डेटा का गुणवत्ता है, आपका जो डिजिटल जो क्लिनिक जो आपने पूरा डिजिटाइज कर रखा है, उसके बेस पे आपको कुछ पॉइंट्स देगा, ठीक है, पॉइंट्स देगा, पॉइंट्स के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगा और सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये इसका सिंपल सा ओवरफ्लो है कि ये इस तरीके से ये काम करता है। वहाँ पे जो इसको ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं, वहाँ पे इसको ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं कि आपको आपके काम के हिसाब से, मतलब आपके हॉस्पिटल या क्लिनिक के हिसाब से कितना अच्छा वो काम कर रहा है, उसके हिसाब से आपको ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एसक्यूएस का क्या काम है, यहाँ पे अगर मैं सिंपली बताऊँ आपको एसक्यूएस का क्या काम है, तो भाई मेरा जो डेटा यहाँ पे है, जैसे रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा था, मेरा यहाँ पे जो पोर्टल का डेटा है, मैं क्या करूँगा ना, एक मिप्स का एक यहाँ पे डैशबोर्ड बना दूँगा, या कोई थर्ड पार्टी में ले लूँगा, उनको बोलूँगा भाई मेरे यहाँ का डेटा है, आप इस डेटा को इंजेस्ट करो, अपने पास रखो, इसके हिसाब से भाई मुझे ग्रेडिंग दो, ग्रेडिंग दे देगा, ठीक है। ग्रेडिंग देने के बाद आपको वो सरकार को जो भी वहाँ है उसका एनुअल जो रिपोर्ट, हर साल का जो रिपोर्ट है भाई, ईयर बाय ईयर जो रिपोर्ट है जमा कर देगा, और गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे देगी, ठीक है। ये इसका फ्लो होता है। एसक्यूएस कहाँ पे आता है बीच में, ऑब्वियस सी बात है, ये आपका जो हॉस्पिटल का जो सॉफ्टवेयर है ना, यहाँ से एसक्यूएस का काम स्टार्ट होता है। ये एसक्यूएस क्या करेगा, यहाँ से डेटा उठाएगा, इसको आगे प्रोसेस कर देगा मिप्स डैशबोर्ड में। मिप्स में जो मिप्स का जो डैशबोर्ड बोलते हैं ना इसको, अब ज़्यादा मिप्स पे नहीं जाते, मतलब सिंपल सा है कि ये आपको एक यहाँ से डेटा उठाएगा, यहाँ पे इंजेस्ट करेगा, यहाँ पे इंजेस्ट कर देगा, और यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस कैसा है, क्या क्या इसके मतलब जो क्लिनिक्स हैं, क्लिनिक्स के कैसे उसके परफॉर्मेंस हैं, हर चीज़ डिजिटल है कि नहीं है, कितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसको रेटिंग मिलेगा, और इसी रेटिंग को आगे वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सर्टिफिकेशन लोगे, आपका ये क्लिनिक है, आपने थर्ड पार्टी या जो भी किसी भी अलग कंपनी से आपने ले रखा है, वो आपको रेटिंग देती है, रेटिंग उठा के आप गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेशन दे देगी। तो एक ये फ्लो होता है, और ये किसके थ्रू होता है, एसक्यूएस के थ्रू। यहाँ से आप जो डेटा भेजते हो जेसॉन में भेजोगे, या जो भी आपको फॉर्मेट समझ आता है, जो भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है, वहाँ पे CSV भी सपोर्ट करता होगा, तो उसको आप थर्ड पार्टी किसी पास भेजोगे, डेटा वेयर हाउस करेगा यहाँ पे, उसके हिसाब से रिपोर्ट निकालेगा और आपको आपका देगा। ये सब पॉसिबल होता है एसक्यूएस के थ्रू। तो आप ये समझे कि एसक्यूएस का कितना काम है। अब मैं इसकी बात करूंगा कि इसका जो, चलो ठीक है एसक्यूएस तो मैं, चलो ठीक है ये है, तो क्या ये पहली बार एसक्यूएस आया है क्या, इससे पहले क्या कुछ था? नहीं, इससे पहले भी था। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आता है रैबिट MQ, एक है एक्टिव MQ, एक और आता है, उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का बोलते हैं एक्टिव, कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, एक्टिव MQ ऐसा कुछ बोलते नहीं, आई थिंक ये एक माइक्रोसॉफ्ट का होता है। रैबिट MQ भी एक होता है, ये तो रैबिट MQ बहुत पॉपुलर है, ये काफ़ी रिलायबल है, तो इसको देखते हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हमारे एसक्यूएस का। एसक्यूएस के अल्टरनेटिव्स के बारे में बात करते हैं। मैंने मतलब समझाने की कोशिश करी है आपको कि एसक्यूएस के क्या यूज़ केसेस हैं और कैसे वो एक रिलायबल आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन जो आपके एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन तक पहुंचाता है, उसके क्या यूसेज हो सकते हैं। मतलब दो मैंने एग्जांपल दिए, एक रेस्टोरेंट वाला दिया, एक मैंने जो कि हेल्थ केयर में चलता है मैं उसको दिया, जो कि मेरा खुद का प्राइवेट एक्सपीरियंस है, ठीक है।
इसके अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं कि भाई अल्टरनेटिव्स ही क्यों, और AWS में SQS क्यों। तो देखो AWS देखो सिंपल सा है, AWS आपको हर चीज़ बोलता है कि भाई मैं आपको करके दे रहा हूँ, आप मेरे सर्विसेज को यूज़ करो, भाई मुझे पैसे दो, मैं आपको बढ़िया चीज़ करके दूंगा। आपके जो एप्लीकेशन ऑलरेडी चल रहे हैं भाई, क्यों आप थर्ड पार्टी किसी को लेने जाओगे, आप क्यों मेंटेन करोगे किसी चीज़ को। अगर मैं RabbitMQ की बात करूँ कि चलो ठीक है भाई, मुझे अमेज़ॉन का SNS यूज़ नहीं करना, ठीक है, मुझे अमेज़ॉन का SQS यूज़ नहीं करना, ठीक है, फिर आप क्या करोगे, चलो मैं RabbitMQ करना चाहता हूँ, ठीक है करो। कैसे करेंगे भाई, EC2 के सर्वर बनाओ, ठीक है, 3 सर्वर हमने बना दिए, तीनों में RabbitMQ डाल दिया, क्लस्टरिंग करा दिया उसका, फिर उसको मैनुअली मेंटेन कर रहे हैं। कुछ ख़राब हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, कौन उसको ठीक करेगा, उसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए ना। तो जब आप ऑलरेडी अगर AWS पे आ चुके हो तो वाइज जो चॉइस है वो यही है ना, वो यही कहता है ना कि आपका दिमाग की भाई जो बना बनाया वहाँ पे जब अमेज़ॉन दे रहा है तो आप उसको यूज़ करो ना, क्यों आप थर्ड पार्टी में जाते हो। तो एक ये तरीका है कि जितने भी कस्टमर्स हैं आपके, वो अमेज़ॉन यही करता है कि मैं आपको हर चीज़ को ऑफरिंग दे रहा हूँ, आप बस मेरे सर्विसेज यूज़ करो, रिलायबल रहो। भाई मेरे सर्विसेज ख़राब होने वाले हैं नहीं, मेरे पास बहुत बढ़िया सपोर्ट है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे बताओ, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। तो आप उनके सपोर्ट के थ्रू ये सब कर सकते हो। अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं कि और क्या है, जैसे मैंने SQS की बात कर रहा था, तो उसके लिए गूगल में होता है गूगल क्लाउड पब होता है, वो भी पब सब सेम ऐसे ही कुछ होता है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, बैकएंड में ऐसी सर्विसेज चलते हैं। अपाचे काफका है, ये भी काम करता है, वो भी थर्ड पार्टी अपाचे का है, बहुत फ्री है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आती नहीं है। जावा के एप्लीकेशन है, .NET के एप्लीकेशन है, बहुत अच्छे से काम करता है वो। IBM का भी आता है, IBM MQ, अपाचे का आता है ActiveMQ, जिसको मैं पहले बता चुका हूँ। इवन आप CubeMQ आता है थर्ड पार्टी, म्यूलसॉफ्ट का आता है, आपका AnyPoint करके नाम आता है, सोलास का है, एक PubSub आता है, टिबको नाम का भी एक आता है, अलीबाबा के आते हैं, क्लाउड मैसेज क्यू सर्विसेज आता है उसका। एज्योर भी देता है आपको, एज्योर क्यू सर्विसेज के नाम से देता है, एज्योर का शेड्यूलर होता है, ZeroMQ एक है थर्ड पार्टी, वो भी है। तो ऐसे कई सारे आपके हैं, बस आपको चॉइस करना है कि क्या मैं ये जो मैसेजिंग क्यूज़ हैं इसको मैं मेंटेन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे रिलायबल चाहिए। देखो मैनेजमेंट कभी भी ये नहीं कहेगी ना कि आप खुद मैनेज करो, अगर आपको अमेज़न करके दे रहा है वो सब चीज़ें, तो आप तो SQS पे जाओगे ना। अगर आप सब चीज़ को अगर अमेज़न के अंदर ही लाना चाहते हो तो SQS यूज़ करो। तो ये एक इनका प्लस पॉइंट है कि आपको वो कहते हैं कि आपको इन हाउस हम सब चीज़ देंगे, इवन वो कहते हैं कि मैं आपको वेयर हाउस भी करके दूंगा। बोलेंगे कि भाई मेरे पास S3 बकेट है, वहाँ पर आप पूरा डेटा डाल दो, वहाँ पे मेरा एथीना है, वहाँ से जो भी डेटा है उसको क्वेरी कर लो, आप क्वेरी बना लो, उसके हिसाब से उसको फिर ग्लू के थ्रू प्रोसेस करा दो, और प्रोसेस करा के उसको आप क्विक साइट में एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल आप उसको भी वहाँ पे अच्छा डैशबोर्ड बना लो, वहाँ पे आपको रिपोर्ट्स दिखाई दे देगा और सब एक साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई थर्ड पार्टी टूल आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पावर BI टूल्स हैं और भी कई सारे टूल्स होते हैं, पेंटाहो वगैरह होता है, की ज़रूरत ही नहीं है। बोलता है कि मेरे पास सब चीज़ है, आप मेरे से ही लो और मेरा ये जो चीज़ है एक साथ आराम से चल जाता है। बस आप कॉन्फ़िगर करो, आपको नहीं आता तो आप हमें बताओ, हम आपको दिखाते हैं कैसे होगा ये, और आप डेवलपर को बोलो काम करने के लिए और आपको हम अच्छा चीज़ बना के देंगे। तो ये इसका पूरा टर्मिनोलॉजी है, किस तरीके से काम करता है और किस चीज़ में, मतलब किस सिचुएशन में क्या काम करेगा, SNS क्या काम करेगा और आपका SQS क्या काम करेगा, इसको आपको क्लियर होना चाहिए। एक मैं अगर मैं क्रिएट क्यू की बात करूं, ज़्यादा कुछ इसमें कुछ भी कोई खास है नहीं, एक स्टैंडर्ड होता है यहाँ पे, एटलीस्ट वंस डिलीवरी, बेस्ट एफर्ट, ऑर्डरिंग, एक फीफो के बेस पे चलता है। यहाँ पे आप अपना जो नेम है वो नेम डाल दो, कन्फिगरेशन बता दो यहाँ पे क्या क्या कन्फिगरेशन वगैरह है। सर्वर साइड इंक्रिप्शन है भाई, आप जो मैसेजेस है अगर उसको इंक्रिप्टेड, ऑब्वियसली बात है ना, इंक्रिप्टेड तो होना ही चाहिए। अगर आप मान के चलो यहाँ पे है कोई आपका जो इवन अगर AWS में ही ट्रैवल कर रहा है, क्विक साइट की तरफ जा रहा है वो, ठीक है, पहले यहाँ से अथीना जाएगा, अथीना के पे होने के बाद वो अपना ग्लू पे जाएगा। ग्लू भी एक सर्विसेज है जो वेयर हाउसिंग के काम आता है। उसके बाद प्रोसेस होने के बाद अगर वो क्विक साइट की तरफ जा रहा है या पावर BI की तरफ जा रहा है या और भी कई सारे जो टूल्स होते हैं उस पर जा रहा है, कोई थर्ड पार्टी पे जा रहा है, तो आप क्या चाहोगे, जो ट्रैफिक है वो इंक्रिप्टेड रहे, ये भी आपको ऑप्शन देगा। यहाँ पे इंक्रिप्शन की के टाइप बता रहेगा, चूज़ मेथड बेसिक बोल रहा है, ओनली द क्यू ऑनर, डिफाइन हु कैन सेंड मैसेजेस, भाई कौन मैसेज कर पाएगा, भाई क्यू ऑनर कर पाएगा, हु कैन रिसीव, क्यू ऑनर कर पाएगा। मतलब यहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, उस साइड में भी एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। रीड्राइव अलाउ पॉलिसी बता रहा है, डिसेबल करना है इनेबल करना है। डेट लेटर का क्यू बता रहा है, डिसेबल करना है या इनेबल करना है। टैग बता दिया, क्रिएट क्यू कर दो, बस इतना ही करना है आपको। बस आप क्रिएट क्यू करो, आपको 2 एंड पॉइंट मिलेंगे, एक तरफ से आप भेजो, एक तरफ से आप रिसीव करो। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ये खास तब होगा जब इसको आप कोड के थ्रू करोगे। इसके पीछे लेफ़्ट साइड में मतलब जो भेजेगा
वो कुछ कोड लिखेगा तो वो अच्छा चलेगा, इधर राइट हैंड साइड में जो कंज्यूम करेगा उसके पास भी कुछ कोड हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये वाला जो प्रैक्टिकल है हम जरूर करेंगे इसको, हम जो अब जब एडवांस वाले जब हम कोर्स में जाएंगे तो हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स भी बात करेंगे, कुछ कोड लिखना पड़ेगा। वो हो सकते हैं कि वो वीडियोज़ काफ़ी लंबे हों क्योंकि उसमें कोड भी लिखना पड़ेगा, तो ऐसे हम कई सारे कोड्स लेंगे और उसके थ्रू उसको समझेंगे तो आप और क्लियरली समझ आओगे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यही कह सकता हूँ, एक थ्योरेटिकल मैं एक बात करूँ तो आपको मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, यूज़ केसेस क्या है, रिलायबल क्यों है, एसएनएस रिलायबल क्यों नहीं है, मैनी टू मैनी क्या होता है, मैनी टू पर्सन क्या होता है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कैसे जाता है, वो सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनके अल्टरनेटिव में बता चुका हूँ कि भाई इनके अल्टरनेटिव कहाँ हैं, AWS ने कहाँ से उसको चुराया है या कहाँ से उसको उठा के ला के अपने पास यूज़ करने लग गए हैं। तो मोस्टली AWS के सर्विसेज ऐसे ही हैं, जितने भी सर्विसेज हैं कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज है उसको ये यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी काफ़का होता है, काफ़का का अलग काम है, मतलब कई सारे एक जैसे ही हैं, मतलब काम जैसे जोमेटो की बात करते हैं हम या स्विगी की बात करते हैं, भाई आपका जो वो खाने वाला बंदा है लेके आ रहा है तो भाई वो उसकी गाड़ी चलती रहती है ना, वो कैसे चलता है, वो इसी सब सर्विसेज से चलता है, काफ़का के थ्रू चलता है। वो वहाँ से पुश आएगा, वहाँ से बोलेगा कि भाई ये बंदा जो है यहाँ तक पहुँच गया, फिर लोकेशन उसका फिर से पुल करेगा, इधर फिर पुश करेगा, बोलेगा थोड़ा और आगे पहुँच गया। तो ऐसे करके आप ट्रैक करते हो, आपका जो ओला है जो आप ट्रैकिंग करते हो किसी चीज़ का कि आपका कहाँ पहुँचा है, लाइव ट्रैकिंग जो कर रहा है वो सब इसी टेक्नोलॉजी पे चलता है। तो ये मोस्टली आपके डेवलपर बहुत अच्छे से समझते हैं और उनके काम का चीज़ है ये। हमारा काम यहाँ पे बस इतना ही है कि हम इसको मेंटेन करें और ये देखें कि भाई हमें इस पे काम करने अच्छे से आता है, बाकी काम डेवलपर करेगा आपका, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे पॉज करेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने एसएनएस और एसक्यूएस हमने कर लिया, अल्टरनेटिव भी हमने समझ गए। अब हम जाएंगे एक बैकअप की तरफ, बैकअप को समझेंगे कि बैकअप क्या होता है। अगर मैं AWS बैकअप की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बैकअप क्या है, यहाँ पे क्रिएट बैकअप प्लान करो, भाई आपका कुछ भी रिसोर्सेज हो, RDS हो, EC2 हो, कुछ भी हो, कुछ टेम्पलेट बताएगा यहाँ पे, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट, बिल्ड अ न्यू प्लान और डिफाइन प्लान विद JSON। तो JSON में इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाता, मैं बोलता हूँ टेम्पलेट से बता दो। टेम्पलेट क्या है, डेली भाई रोज़ बैकअप ले लो, 35 दिन का रिटेंशन, मतलब 35 दिन तक बैकअप उसका रहे, मतलब 35 कॉपी रहे उसका, ठीक है। ये टेम्पलेट बता दिया, बोल रहा है एक और डेली मंथली 1 ईयर का रिटेंशन रखेंगे, ठीक है। डेली वीकली मंथली 5 ईयर का रिटेंशन रखेंगे, डेली वीकली मंथली और 7 ईयर का रिटेंशन रखेंगे। तो ये आपके एक टेम्पलेट है। कई सारे ऐसे डेटा होते हैं जिसको कंपनी के हिसाब से 7 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 15 साल तक भी रखना पड़ता है। तो आप उसके हिसाब से इन्होंने आपको पहले से दे रखा है कि इस टाइप का मेरे पास टेम्पलेट है, आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। 35 डे है, आप इसको 60 दिन कर लो, 70 दिन कर लो, 1000 दिन कर लो, आपकी मर्जी है। बिल्ड न्यू प्लान करोगे तो भी अपने हिसाब से प्लान बनेगा। यहाँ पे देखिए बैकअप प्लान का नाम बता दो, स्केड्यूल कर दो, बैकअप का वॉल्ट कहाँ पे बैकअप होगा, ठीक है, उसको बता दो, क्रिएट न्यू वॉल्ट कर दो। फ्रीक्वेंसी भाई डेली करना है, एवरी 12 आवर करना है, हर घंटे करना है, वीकली करना है, मंथली करना है, ये आपकी मर्जी है। साथ में स्टार्ट कब करना है, टाइम क्या होगा, पॉइंट टाइम रिकवरी कैसे होगा, जो होता है ना PITR, लाइफ साइकिल क्या होगा, मूव कैसे करेगा जो बैकअप है, बैकअप जो 7 साल का बैकअप है, आप ये नहीं चाहोगे ना कि वो S3 बकेट में ही रहे या जो वॉल्ट है उसमें रहे। वॉल्ट क्या है, वो भी तो S3 बकेट ही है, हालांकि हमें दिखाई नहीं देता। भाई बैकअप क्या करता है, AWS के पास एक स्टोरेज का जुगाड़ है, उसको हम कहते हैं S3 जो है सब बैकअप या बहुत सारी चीज़ों को वो रखता है। कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं डेटा जो हमें दिखते नहीं है, जैसे कि AWS का बैकअप, तो वो कहाँ रखेगा, S3 बकेट में रखेगा। तो यहाँ पे आप मूव करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको कुछ कॉस्ट कम आ जाएगा। भाई अगर S3 बकेट में ही आपके पूरे के पूरे बैकअप 7 साल तक रहे तो ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो, ये ऑप्शन भी आपको देता है। रिटेंशन वगैरह देखो आप, बिल्कुल जैसे मैं ये टेम्पलेट की बात कर रहा था ना, अब इसको मैं टेम्पलेट को ही मॉडिफाई कर रहा हूँ, मैं अपना खुद का टेम्पलेट बना रहा हूँ। रीजन बता दो, टैग के हिसाब से देखो, टैग बता दो, इसका भी टैग क्या होगा, रिकवरी पॉइंट का, और भी कई सारी चीज़ें हैं। क्रिएट प्लान करो, आपका प्लान क्रिएट हो गया, ठीक है। आपने वॉल्ट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे आपके वॉल्ट है तो आपके यहाँ पे वॉल्ट दिखाई देगा, आपके बैकअप के प्लान्स दिख जाएंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड में क्या क्या बैकअप चल रहा है उसका पूरा यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दिख जाएगा। प्रोटेक्टेड रिसोर्सेज है, अभी जो आप बैकअप प्लान बना रखा है आपने उसके अंदर कुछ रिसोर्सेज भी डालोगे। क्रिएट ऑन डिमांड बैकअप करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, भाई कौन सा रिसोर्स टाइप है, भाई मेरे पास DynamoDB है, EBS है, EC2 मेरे पास EC2 है, EC2 के जो इंस्टेंस जो भी यहाँ पे आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करो, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकअप वॉल्ट है वो बता दो, भाई मैंने बैकअप वॉल्ट तो बना दिया है, भाई ये डिफ़ॉल्ट बैकअप वॉल्ट है या कोई भी बैकअप वॉल्ट है, अलग अलग बैकअप वॉल्ट आप बना सकते हो ना, कि ये मंथली वाला है, ये ईयरली वाला है, ये 7 साल वाला है, वो आप अलग अलग बना दो ताकि आपका जो बैकअप है एग्जैक्टली उसी वॉल्ट पे जाए और जब भी आपको रिकवर करने की ज़रूरत पड़े या उस डेटा की ज़रूरत पड़े आप तुरंत उसको रिकवर कर लो।
IAM का रोल है परमिशन के लिए, ऑब्वियस सी बात है, परमिशन तो चाहिए होगा हर चीज़ के लिए। बैकअप का एडवांस का कुछ सेटिंग्स है। VSS की बात करते हैं यहाँ पे, जो अपना विंडोज़ का VSS होता है ना, शैडो स्नैपशॉट होता है जो विंडोज़ लेते रहता है बार बार, मतलब विंडोज़ की टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। फिर आप बैकअप इनेबल कर दो तो आपका बैकअप होने लग जाएगा। और भी 2-3 तरीके से बैकअप होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं से बैकअप होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बैकअप जो करने का तरीका है, RDS के बैकअप्स हैं, और आप टैग बेस्ड भी आप बैकअप करते हो। साथ में इसके साथ अभी जो बैकअप के लिए कंप्लायंस का भी एक आया हुआ है अलग से, जिस पे आप क्या करते हो ना, पूरा कंप्लायंस भी आप फॉलो करते हो कि आपका जो, देखो कंपनी जो है एक कंप्लायंस पे चलती है। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि आपका कस्टमर का डेटा है, आपके पास HIPAA डेटा है, हेल्थ केयर का डेटा है, आपके पास रेस्टोरेंट का डेटा है, जिस पे आपके पेमेंट कार्ड इंटरफेस जो होता है, PCI DSS के जो कंप्लायंस वगैरह होते हैं, उसके भी डेटा बहुत, मतलब कंप्लायंस में चलना होता है ना। अगर आप ISO कोई सर्टिफिकेशन आपका ISO 9001 है या 27001 है, तो वो जब बंदे आते हैं कंप्लायंस वाले, तो प्रॉपर चेक करते हैं, भाई आप बताओ आपके बैकअप प्लान क्या क्या है और कैसे कैसे चल रहा है, तो आपको कंप्लायंस भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें कंप्लायंस का भी ऑप्शन आपको देता है, ऐसा नहीं कि इसमें इतना बैकअप ही कर लो इतना काफ़ी है, ऐसा कुछ नहीं। आपको कंप्लायंस का पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा कि ये बैकअप है हमारे, इस दिन चलता है, ये 7 साल तक है, ये 14 साल तक है, आप जो भी डेटा मांगो या कुछ भी हो गया हमारे किसी भी रिसोर्सेज में, तो हम उसको तुरंत रिस्टोर करके दे सकते हैं। या हमारे पास बैकअप प्लान है तो वो भी कंप्लायंस का आता है। तो बैकअप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बहुत सिंपल। यहाँ पे ज़्यादा कहें तो कॉम्प्लेक्स नहीं है कुछ भी चीज़। अपना बैकअप प्लान बनाओ, ऑन डिमांड बैकअप लेना है कि भाई मुझे रियल टाइम में कोई बैकअप लेना है, भाई तुरंत बैकअप लेना है, ले लो, रिस्टोर करो, बस ये 3 ही इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। वॉल्ट आपको पता है, वॉल्ट जहाँ पे आपका बैकअप जाएगा। रिसोर्सेज, भाई क्या क्या आप बैकअप लेना चाहते हो, बैकअप के प्लान से, भाई क्या बैकअप का प्लान होगा, भाई 30 दिन का रहेगा, 35 दिन रहेगा, 3 साल रहेगा, 30 साल रहेगा, आपकी मर्जी है वो। जॉब्स, अब जैसे जो बैकअप होंगे यहाँ पे, भाई बैकअप अपने आप चलेगा ना, भाई एक बार मैंने शेड्यूल बना दिया तो बैकअप जॉब्स यहाँ पे आते जाएंगे, भाई बैकअप होते जाएगा, यहाँ पे आप देखते जाओ। रीस्टोर, भाई मैंने कुछ रीस्टोर कर दिया, वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब कोई जॉब है उसको भाई फिर से कॉपी करना है, कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। रीस्टोर की टेस्टिंग भी कर सकते हो, भाई मैंने चलो बैकअप बना दिया, अभी कंप्लायंस के हिसाब से कहा जा रहा है कि भाई एक बार अपनी टेस्टिंग तो देख लो कि भाई सच में डेटा बैकअप हो के वापस आ रहा है नहीं आ रहा, टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। इसे कंप्लायंस वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे कि कंप्लायंस जो है ना हमारा एक काफ़ी बड़ा एक टॉपिक बनेगा, जो कि आई थिंक मुझे इसको एडवांस में क्लासेस में इसको इंक्लूड करना चाहिए। अभी तो हम इंटरमीडिएट में हैं। यहाँ पे क्या है कि मोस्टली जो भी चीज़ें हैं, जो नॉर्मल जो चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। और ऑलमोस्ट हम जैसे कि एक AWS का जो आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है ना, उसके लेवल तक तो हम जान चुके हैं। और भी उसमें कुछ और भी आगे चीज़ आएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे ख़त्म होता है। प्रोफेशनल में और 2-3 चीज़ें उसमें इंक्लूड होते हैं। बट अगर मैं एसोसिएट लेवल की बात करूं तो एसोसिएट लेवल अगर मेरा 20वां वीडियो है, इसका मतलब कहने का मतलब है आप 1 से लेकर 20 वीडियो तक पूरा कंप्लीट करके देखते हो ना, तो आप एसोसिएट लेवल आराम से क्लियर कर सकते हो। वहाँ पे जितने भी उस कोर्स के अंदर जो होते हैं ना, आप ये पूरा 20 वीडियो देखो, आप आराम से वो सर्टिफिकेशन पास कर सकते हो। प्रोफेशनल के लिए और थोड़ा सा 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ेगी, उसको हम एडवांस वाले जो नेक्स्ट जो हमारा 21 वीडियो आएगा वो एडवांस लेवल पे होगा, और उसको हम काफ़ी प्रैक्टिकल करके और थोड़े लंबे वीडियो बना के उसको और अच्छे से समझेंगे। मेरी कोशिश यहाँ पे यही है कि आपको सर्टिफिकेशन हो या कुछ सिर्फ बता दें कि ऐसे चलता है, ये इससे काम नहीं बनेगा। मैं सोचता हूँ कि जो भी आपको मिले, बिल्कुल जो हम प्रोडक्शन में जैसे काम करते हैं ना, उस टाइप का लेवल और उस टाइप का नॉलेज मिले, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही करेंगे, बैकअप वगैरह जो भी है, टैग के थ्रू कैसे बैकअप होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और भी SQS है, SNS है, उसको प्रैक्टिकली कोड के थ्रू कैसे हम उसको यूज़ करें, और जो पीछे के और भी कई सारे एकदम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हैं। अभी हमने जो एथीना है, ग्लू है, क्विक साइट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सर्विसेज हैं इनके, है ना, जैसे कि NoSQL है, और कई सारे DB हैं, और एक प्रोडक्शन लेवल पे और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स काम होता है, वो सब चीज़ें हम आगे के प्रैक्टिकल्स में करने वाले हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये जो AWS का बैकअप है आपको समझ आ गया होगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ज़्यादा इसमें कोई खास कुछ नहीं है। कंप्लायंस लेवल वाले जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल करेंगे आगे, ठीक है। तो आई थिंक हम आज के लिए काफ़ी अच्छा हमने देखा इसको और जाना है, समझा है।
हमने एसएनएस एसक्यूएस वगैरह समझ लिया, उसके अल्टरनेटिव समझ लिए, कौन सा सर्विस कब काम आता है, क्या काम आता है, वो भी हमने देख लिया। वहाँ पे ज़्यादा कुछ काम करने को था नहीं, बस आप क्यू बना दो, लेकिन जो बाकी जो काम है वो डेवलपर का काम था, तो वो वहाँ पे तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते ना, वो तो आपका डेवलपर करेगा। बाकी आपको जानना जरूरी था कि भाई डेवलपर एक्चुअली में करना क्या चाहता है, उसके नीड को समझना पड़ेगा आपको कि भाई डेवलपर आपको देखो कभी बोलता है, कोई भी डेवलपर बोलता है आपको कि भाई मुझे एक एसक्यूएस का ये फलाना बना दो। अभी आप एसक्यूएस ज़िंदगी में पहली बार कभी सुने ही नहीं है, तो आप कैसे उसको करोगे? अगर आपको नॉलेज है तो आप उससे पूछोगे भाई आपका यूज़ केस क्या है, आप पहले मुझे आप ये बताओ, तो ये यूज़ केस बताएगा कि भाई मेरा ये सॉफ्टवेयर है, यहाँ से मैं ये जो डेटा है मैं इस फॉर्मेट में भेजूँगा, इसको एसक्यूएस प्रोसेस करेगा, इसको ये डेस्टिनेशन पर पहुँचाना है। तो वो चीज़ आप आराम से समझ के कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।